नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को लेकर के जो 24 जनवरी को आई और उसके बाद कैसे अडानी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और किस तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि जो आज और सोशल मीडिया में खबरें आ रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। और उसी में बात करने के लिए है हमारे साथ विनय यादव जी, जो लगातार राजनीतिक गलियारों में घूमते हैं, बाजार में घूमते हैं और तमाम लोगों से रोजाना मिलते हैं। तो किस तरह की चर्चाएं हैं उसी पे विनय जी से बात करेंगे, क्योंकि अब बात करना बेहद जरूरी है। किस तरीके से धड़ाधड़ अडानी के जो शेयर गिरे हैं, उससे कहें अर्श से फर्श पर आ गए हैं, या यूं कहें कि एक गुब्बारा कहीं ना कहीं फूट गया है, उसी पे बात करेंगे विनय जी से। विनय जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, जो ये रिपोर्ट आई है एक हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट, क्या एक इतने बड़े उद्योगपति को अर्श से फर्श पे ला सकती है? क्या लगता है आपको, या ये गुब्बारा था? क्या आपको लगता है, क्या फूट गया है वो गुब्बारा? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और ये सभी को पता है कि पिछले लगभग 11 दिनों से लगातार देश के अंदर जो हमारे निवेशक थे उनके मन में एक बहुत भारी उथल पुथल चल रही है। बहुत ही जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो निवेश करते हैं निवेशक, वो असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें बहुत ऐसा लग रहा है इस सरकार के शासनकाल में उन्होंने जो विश्वास किया था, जो निवेश किया था, वो उनका सारा पैसा डूबने के कगार पे है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है 24 जनवरी को जो रिपोर्ट आई, लगभग उसको अब 11 दिन हो गए हैं। तो हमारे देश के जो दूसरे नंबर के पायदान पे जो सबसे अमीर व्यक्ति थे वो 11 दिनों के अंदर 22वें नंबर पर आ गए हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और आज तक केंद्र सरकार की तरफ से एक छोटा सा बयान जारी किया गया है। आज तक किसी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, वित्त मंत्री ने, विदेश मंत्री ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को या निवेशकों को यह समझाने का प्रयास नहीं किया है। अब ये सारी अफवाहें हैं और ये रिपोर्ट गलत है। तो ये चीज उस पे अडानी का जवाब आया है ना, अडानी ने 400 कुछ पन्ने का जवाब दिया है, उससे भी लोग संतुष्ट नहीं हुए। यानी कि जो कहें कि मतलब जिस तरीके से सरकार मदद करना चाहती, क्या लगता है मोदी जी उसको बचा पाएंगे? क्योंकि मोदी जी के परम मित्र है। आरोप सीधे अब प्रधानमंत्री पे लग गए कि आप उनको अपने हवाई जहाजों में घुमाते थे, विदेशों की यात्रा कराते थे। 2014 में आपने देखा हो, जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे वो अडानी के हवाई जहाज के अंदर ही आए, तो सीधे छींटे प्रधानमंत्री के दामन तक पहुंच गए। देखिए मोहन जी, किसी भी देश की सरकार हो, पूंजीपति और उद्योगपति उस सरकार से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर जुड़े हुए होते हैं और उनका प्रभाव भी पड़ता है। मगर बात सोचने वाली ये है कि ये मोदी जी के मित्र थे, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि पैसा हमारे देश के निवेशकों का था, उसकी जिम्मेदारी, निगरानी करने की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार की बनती है, चाहे वो प्रधानमंत्री कोई भी हो और किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। उनको, हमारी जनता को, सरकार के जो नुमाइंदे, उनको समझाना चाहिए। इस तरह के जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं, हमारा देश की अर्थव्यवस्था जो डूबती जा रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया और ज्यादा कमजोर हो गया, तो इस संकट की स्थिति में वो क्या उपाय कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, किस तरह देश की अर्थव्यवस्था को उबारेंगे और देश के जो लोग हैं, निवेशक हैं, उनका पैसा वो कैसे सुरक्षित करेंगे ताकि देश को फिर से आगे ले जाया जा सके। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है, सरकार की तरफ से अब ही तक कोई रणनीति तैयार नहीं की, कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई है ताकि लोगों को विश्वास हो सके। और खाली ये एक कंपनी नहीं है, इस तरह कई कंपनियां हैं जो सरकार के साथ कदम मिला के चल रही है, जिनको सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया है। अब 8 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी रकम तो है नहीं। आम आदमी का भी पैसा लगा है, गरीब का भी लगा है, पूंजीपतियों का भी लगा है। अगर छोटे पूंजीपति इन बड़े पूंजीपतियों के सारे व्यापार करना चाहते हैं, आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनका ही पैसा डूब जाएगा, तो फिर वो आगे कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे जनता को सुविधा पहुंचाएंगे? एक और सवाल खड़ा हो गया, विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है, संसद ठप है। यानी कि जब आप सत्ता में नहीं थे, आप कांग्रेस की सरकार थी, लगातार 2G हो, फलाना हो, ढिकना हो, चाहे बोफोर्स हो, आप जब दबाव बनाते थे तो जो सरकार मौजूद होती थी वो जांच बैठाती थी। आज विपक्ष लगातार जांच की मांग कर रहा है कि आप जांच बैठाइए इसके ऊपर, सेबी को कार्रवाई करनी चाहिए, वो नहीं करती। तमाम संस्थाएं चुप है, वजह क्या? अपनी बारी आए तो चुप हो जाओ। यानी कि अब जब कोई आपसे सवाल कर रहा है
तो आप उसका जवाब मत दो। ये कहां की रणनीति? आपको लगता है क्या विपक्ष जो हंगामा कर रहा है वो जायज लगता है या आपको अब भी नाजायज लगता है? देखियो, विपक्ष का काम है, कोई भी देश के अंदर काम हो रहा है उसकी ध्यान रखना, और उसमें अगर कोई खामियां, गलती है, कोई घोटाले हो रहे हैं तो उनको उजागर करना। जब हमारी तत्कालीन जो सरकार है वो विपक्ष में थी तो वो लगातार, उस समय की जो सरकार थी उसके खिलाफ वो लगातार धरने प्रदर्शन करती थी, उनसे जवाब मांगती थी और उस सरकार को जवाब देना पड़ता था। पर आज विडंबना यह है कि इस सरकार का कोई भी नुमाइंदा जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष का कितना ही शोर मचा ले, इन्होंने सबसे बढ़िया एक पॉलिसी अपना रखी है कि आप चुप रहो, आप बोलेंगे तो आपसे सवाल किए जाएंगे, सवाल किए जाएंगे तो आप जवाब देने पड़ेंगे, और जवाब इनके पास उन चीजों के है नहीं। अब ये जवाब दे कहां से? तो इन्होंने सबसे बढ़िया उपाय ये निकाला कि आप चुप रहिए, आप मीडिया से दूरी बना लीजिए, लोगों से दूरी बना लीजिए और अपनी इस जिम्मेदारी को ना निभाते हुए नदारद हो जाइए, आप लापता हो जाइए। तो ये सबसे बड़ी विडंबना और सोच का विषय है। अब 8 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ, पहले इन्हीं जो 2-3 कंपनियां थी इनका हमारी सरकार केंद्रीय बखान करती थी। अब इतनी बड़ी कंपनियां हैं, निवेश हो गया, देश में नाम रोशन कर गया। जब सरकार उसकी बढ़ाई लेना चाहती थी तो अब ये जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। तो ये तमाम यानी कि लगता है सिर्फ ढोल था, सिर्फ हवा हवाई थी, या कहें पूरा जैसे कहते हैं कम शब्दों में FLD, फैक्टोलॉजी डिपार्टमेंट, कि आप लंबी लंबी फेंको, हम 20 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं, 1000 करोड़ का कर रहे हैं, यानी कि तमाम चीजें लगता है कि भाई जब सरकार बनती है उसको आम आदमी के लिए काम करना चाहिए, आम आदमी के वोट से सरकार बनती है, लेकिन आम आदमी को तो सिर्फ 5 किलो गेहूं मिलता है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ का फायदा, तमाम एसेट्स आप उनको बेच देते हैं, रेल बेच देते हैं, एयरपोर्ट बेच देते हैं, भेल बेच देते हैं, तमाम चीजें, यानी कि आप देश की संपत्ति लगातार एक आदमी के हाथ में दिए जा रहे हैं। और उसका हासिल क्या हुआ? और आम आदमी जो वोट देता है, जो सरकार चुनता है, और क्या उसको कुछ मिलता है? उसको ना सड़क मिल रही, ना नौकरी मिल रही, महंगाई उस पर सर पर लाद दी गई है। आज आटे में आप देखिए GST लग गया, तमाम चीजों में लग गया। तो क्या लगता है सारा पैसा सरकार को जनता टैक्स में देती है और ये उद्योगपतियों को फायदा करते हैं सिर्फ राजनीति अपनी चलाने के लिए। क्या उद्योगपतियों के बिना राजनीति नहीं चल सकती, पैसों के बिना? मोहन जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो गरीब आदमी है, हमारे देश की जनता है, उनको 2 जून की रोजी रोटी से फुर्सत नहीं मिल पाती है। और वो जो अरबों खरबों के जो आंकड़े अपने ये भाषणों में, अपने आंकड़ों में दिखाते हैं, उनको वो समझ में ही नहीं आते, क्योंकि उस लेवल तक उनकी सोच ही नहीं है, ना वो कभी उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। केवल वो भ्रमित रहते हैं। यहाँ का सरकार की तरफ से, हमारे देश के आला बड़े नेताओं की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो ठीक होंगे अगर वो कह रहे हैं तो, मगर उनकी सत्यता की जांच करने के लिए आम आदमी के पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से कभी भी कोई स्टेटमेंट या आंकड़े जारी नहीं किए जाते। आंकड़े जारी किए जाते हैं तो आप मान के चलिए कि ये सरकार केवल आंकड़ों से खेल रही है, आंकड़े बिल्कुल फेक जारी किए जाते हैं। अब आपने आम आदमी का जिक्र किया है तो मैं आप आम आदमी की बात बताता हूं। अब फिलहाल कितना भारी स्कैंडल देश में चल रहा है। अब BPL के राशन कार्ड लोगों के काट दिए गए। क्यों काटे गए? अब लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। पिछली सरकार के अंदर जो राशन कार्ड बने थे, इस सरकार में नहीं बने अब तक, अब ये बढ़ाने का काम कर रही है। तो पिछली सरकार में जो राशन कार्ड बने थे उनको काट दिया गया और उनकी दोबारा से एप्लीकेशन लेके उनको ठीक कर दिया गया जी ये बिल्कुल ठीक थे, गलत कटे हैं। पर इसके पीछे एक बहुत भारी खेल सरकार का आंकड़ों का चल रहा है। अब एक बार सबके राशन कार्ड काट दो और फिर उन सबके नए बना दो, और जब चुनाव आएंगे तो इन्हीं राशन कार्डों का आंकड़ा सरकार पेश करेगी। अब इतने लाख करोड़ देश के अंदर हमने BPL राशन कार्ड बनाए, क्योंकि पुरानी सरकार के जो राशन कार्ड अगर एज इट इज बने रह जाते और अब ये नए उनमें ऐड करते तो पुराने आंकड़ों को अपना कैसे बता सकते थे। तो उन्होंने एक नया ये प्रयोग किया, अगर एक बार सबके काट दो और फिर उनको नए सिरे से बनाकर और उनको अपने आंकड़ों में जोड़ के प्रदर्शित करना। अब इतने लाख करोड़ रुपए, इतने लाख करोड़ राशन कार्ड हमने देश में BPL के बढ़ाए हैं ताकि सरकार उन आंकड़ों से खेल सके और जनता को गुमराह कर सके। लेकिन सरकार 5 किलो गेहूं का ढिंढोरा पीटती है। राशन कार्ड तो आप और हम जब छोटे से थे, कांग्रेस के टाइम में राशन मिलता था, राशन प्रणाली थी, लोगों को मिलता था, मिट्टी तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, तमाम चीजें मिलती थी। धीरे धीरे सब चीजें बंद कर दी गई और अब 5 किलो गेहूं को भुना लिया गया। क्या लगता है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया का सहारा लिया जा रहा है? क्योंकि इतना बड़ा एपिसोड हुआ, एक कहें कि अरबोपति आसामी जो दुनिया का 30वें नंबर का आदमी था आज 22वें नंबर पे आ गया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें गायब है, सोशल मीडिया पे तमाम चीजें आ रही है कि एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने कैसे अर्श से फर्श पे ला दिया। नहीं लगता अब मेन स्ट्रीम मीडिया को जवाब मांगना चाहिए सरकार से?
लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो गई मेन स्ट्रीम मीडिया मोहन जी सरकार के निर्देश पर ही काम कर रहे हैं। उनको तो केवल 2-3 मुद्दे दिए गए हैं, भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, इनके अलावा उनको अपने निजी सवाल करने की इजाजत नहीं है, ना उनमें इतना मादा है अगर वो सरकार के खिलाफ जाके या सरकार से जवाब मांग सके या सरकार के प्रवक्ताओं से इस तरह के वो सवाल कर सके, क्योंकि सारा जो उनका पैसा आता है वो सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है और वो एक तरह से प्रायोजित प्रोग्राम होते हैं जो उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों की तरफ से जो चलाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। सोशल मीडिया एक बचा हुआ है, अब देखिए धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी लगाम लगा दी जाएगी, आप ये मान के चलिए, क्योंकि सोशल मीडिया लगातार जनता के मुद्दे उठा रहा है और इससे सरकार को बहुत भारी दिक्कत हो रही है। अब ये हमारे से क्यों जवाब मांग रहे हैं, लोग क्यों सोशल मीडिया को देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से विश्वास खत्म हो गया लोगों का, इसलिए सोशल मीडिया और जो यूट्यूब चैनल उनके थ्रू जानकारी लोगों तक पहुंच रही है। तो ये भी सरकार को इस चीज से बहुत भारी दिक्कत हो रही है। अब आपको मैं बता दूं, हिडनबर्ग कंपनी केवल एक इंडिया के विरोध में नहीं रही है, खाली है कि इंडिया की पहली कंपनी जिसके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट जारी किया, जिसके घोटाले को उजागर किया है। इससे पहले 18 या 19 और कंपनियां थी अलग अलग देशों की जिनके खिलाफ इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। वो कंपनियों के जो घोटाले थे उनको उजागर किया था, वो कंपनी बहुत डाउन में चली गई थी। बिल्कुल सर, चाइना की एक कंपनी थी जिन्होंने कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर भी की थी इसके खिलाफ, ये हिंडनबर्ग कंपनी की जो रिपोर्ट आई थी उसके खिलाफ, पर उस टाइम एक जज से, शायद मेरे ध्यान से पीटर शेरवुड, उन्होंने उस याचिका को खारिज कर दिया था। तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं तो जो ये रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट में कोई ना कोई सत्यता जरूर है, पर सरकार अपने जवाब देने से बच रही है। मेरा एक और सवाल है इसमें, जब जवाब दिया अडानी जी ने भी अपना एक वीडियो जारी करा और उनके जो है जो ओएसडी है या कौन है वो जिन्होंने अपना एक दिया जवाब, वो भी तिरंगे के आगे, मतलब कहा कि भारत पे हमला हो रहा है। अडानी जी का जवाब आता है, बोलो ये जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है भारत के ऊपर हमला है। मतलब आज हर आदमी जो है तिरंगे के आगे छुपना चाहता है। ये क्या मतलब हुआ, भारत पे हमला कैसे हुआ भाई? अब ये देखिए मोहन जी, अडानी जी एक व्यापारी हैं, ये आप मान के चलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे फायदा मिल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसका सहारा लेकर उसके गुण गा रहे हैं, क्योंकि उसके राज के अंदर वो कई गुना उन्होंने तरक्की की है। आप मान के चलिए अडानी जी जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक नीति को बहुत ही सरल किया था। उस टाइम अडानी जी थे, वो उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की थी, मगर उस टाइम भी उनके ऊपर एक निगरानी रखी जाती थी। इस तरह के घोटाले करने की हिम्मत उनकी कभी नहीं हुई थी अगर लोग उन पे अंधा फेथ कर सके। लोगों ने फेथ किया था हमारी सरकार के सहारे। अब सरकार जब इन कंपनियों के साथ है, ये कंपनी सरकार के साथ है, तो कहीं ना कहीं सरकार का इनके ऊपर लगाम होगी और निगरानी होगी। मगर सरकार को भी इन्होंने धत्ता बताते हुए, व्यापारी थे, इन्होंने व्यापार वाली अपनी नीति को अपनाया, देश भाड़ में जाए, जनता के पैसे भाड़ में जाए, और ये बहुत भारी स्थिति है कि अब सरकार को ना जवाब देते बढ़ रहा है और ना इनकी निगरानी करा सकते हैं और ना इनकी जांच करा पा रहे हैं। क्योंकि जांच इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि ये इनके सहयोगी रहे हैं। अगर इनकी ही जांच कराएंगे तो अन्य और कई कंपनियां हैं, उनकी भी जांच इनको करानी पड़ेगी, और जिस दिन अगर वो 3-4 कंपनियां और हैं वो भी इस तरह से नुकसान में चली गई तो हिंदुस्तान डूब जाएगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदुस्तान में तो पहले भी बड़े बड़े नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, तमाम लोग लेके चले गए, और अब तो ये भी खबरें आ रही है कि अगर और ज्यादा डूबेंगे तो कहीं ये भी देश छोड़ के ना चले जाए। तो क्या सरकार का कंट्रोल खत्म हो गया है? या मेरा एक और सवाल आपसे अलग से है, या अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी और उसमें राहुल गांधी ने सीधे अडानी पे आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री कैसे एक व्यक्ति को फायदा पहुंचा रहे हैं, तमाम एसेट, तो सीधा साफ तौर पे कहा था। और उसके बाद अडानी का इंटरव्यू आया था बाकायदा कई सारे चैनल में, उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करी। क्या लगता है, मतलब मोदी जी अपनी प्रशंसा नहीं की गई उससे नाराज है, या क्या इसके अंदर भी कोई आपको नजर आ रहा है की रिपोर्ट आना, या क्या आपको लगता क्या है इसके अंदर पीछे भी कोई राजनीतिक कारण है? क्योंकि राजनेता कभी भी किसी भी उद्योगपति को अपने से ऊपर नहीं जाने देगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा आ रही थी कि भाई हमने मोदी जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया, हम अडानी जी को बना दे, जब सारा देश उन्हीं के पास है तो उन्हीं को बना दे। तो ये टीस, या कुछ आपको लगता है इस तरीके का कोई टीस भी है कोई? मोहन जी, राजनीति में सब कुछ संभव है, ये कोई बड़ी बात नहीं। पर्दे के पीछे का खेल क्या चल रहा है वो हमारा आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, और आम जनता तो बिल्कुल ही नहीं देख पाती है, ये आप यकीन मानिए। कांग्रेस के टाइम में भी अडानी जी थे, उन्होंने काफी तरक्की की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार के साथ रहे, इस समय में उनको 1 से वो 100 गुना हो गए।
मगर विषय ये नहीं है, अब ये सरकार के किस किस के साथ रहे, विषय ये है कि जो आम जनता का पैसा है वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने डुबो दिया, व्यापारी के हाथों में देश चला गया। जब देश व्यापारियों के हाथों में चला जाएगा तो देश के अंदर आप मान के चलिए गरीब आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां हैं ये तो अपने फायदे के लिए किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, लोगों को बहका सकती है। प्राइवेटाइजेशन जो किया गया सरकारी कंपनियों का, वो भी बहुत बड़ा चिंता का विषय। प्राइवेटाइजेशन करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, अब देश जिस दिन भी सर्वाइव करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, वो इन प्राइवेट कंपनी के आकाओं की हाथ की कठपुतली बन जाएगा और ये उनको घुमाते और चलाते रहेंगे। आप एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं जनधन खातों की, तो जनधन खाते तो पब्लिक बैंक के अंदर ज्यादा खुले हैं, प्राइवेट के अंदर तो मैं उसी विषय पे आ रहा था जी। सरकार को कोई योजना डालनी होती है तो तब बैंकों का सहारा चाहिए। इस बार बजट के अंदर आप देखिए, बजट में आपको क्या लगता है, आप एजुकेशन का बजट घटा रहे हैं, आप हेल्थ का बजट घटा रहे हैं, आप कृषि का बजट घटा रहे हैं, तो तमाम चीजें आखिर क्यों, वजह क्या है? आपको हेल्थ नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, तमाम कोरोना काल में हमने देखी क्या हालात और स्थिति हुई, तो आखिर आपको ये बजट क्या लगता है जो चर्चा, क्योंकि लगातार शहर के अंदर इस वक्त हम कहें पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पे जो अडानी को लेकर चर्चा हो रही है और जो बजट आया है, सरकार बजट की प्रशंसा नहीं कर पा रही, बाकायदा टीम बनाई गई है 50 लोगों की कि वो बजट के फायदे बताएंगे लोगों को। मोहन जी, ये तो इस सरकार की एक खूबी रही है कि ऊपर से कोई भी आदेश पारित होता है, कोई भी योजना लागू होती है, चाहे वो अच्छी है या खराब है, उसका विश्वास दिलाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के जिला वाइज कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। आप सरकार की इस योजना का बखान कीजिए, उसकी खूबियों को लोगों तक पहुंचाइए, चाहे उसमें योजना में कोई खूबी हो या ना हो। आप देखिए कितनी बड़ी एक हंसी का पात्र बने थे हमारे, मैं उनसे बहुत ही हमदर्दी रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से और उन हमारे छोटे कार्यकर्ताओं से, जो किसान बिल जो आया था वो 1 साल तक उस किसान बिल की खूबियां बताते रहे, पूरे लोगों को समझाते रहे और लोगों से बहस करते रहे, जनता से बहस करते रहे। और जब वही बिल वापसी हुआ तो वो एक आंख बंद करने वाली कबूतर वाली स्थिति हो गई थी। जो वो नेता उस बिल की खूबियां बता रहे थे, उनको अपने बड़े आकाओं के निर्देश पर बिल वापसी लेने की खूबियां बतानी पड़ी। तो ये कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। अब उन लोगों में अपनी समझ और स्टैंड नहीं है, वो केवल ऊपर के बड़े आकाओं के सहारे चल रहे हैं। तो ये आप देखो, बहस ज्यादा लंबी चली जाएगी, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। सवाल है, आपको लगता है 2014 के बाद देश में एक ऐसी स्थिति हो गई कि बाबा बैठा पेड़ पे अपना गमछा लटकाए, जिसको जितनी जरूरत है फाड़ फाड़ ले जाए, यानी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, प्रधानमंत्री जी विपक्ष को जवाब नहीं देते हैं, संसद के अंदर कोई सही तरीके से जब विपक्ष कोई आरोप लगाता है तो चुप्पी साध ली जाती है और तमाम लोगों को मन मर्जी, यानी कि जो मन में आए आप करो। यानी कि हमने जब अगर कोई सरकार चुनी है तो उसका फर्ज बनता है वो जनता के लिए काम करे, लेकिन यहाँ तो उद्योगपतियों के लिए काम किया गया है। आम जनता को क्या मिल रहा है? ना सड़क मिल रही, ना बिजली मिल रही, ना पानी मिल रहा, ना कोई अच्छा इंस्पेक्टर को मिल रहा, मतलब तमाम चीजें कहे 5 किलो गेहूं में आपने देश को अर्जा दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अर्जा दिया आपको हिंदू मुस्लिम में। मोहन जी, परसों ही मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भाषण देख रहा था, मैं कल सॉरी, वो एक नए एम्स का जिक्र कर रहे थे, जहां पर उनकी रैली थी वहीं वो एक नए एम्स का जिक्र कर रहे थे, यहाँ एम्स बनेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, दक्षिण हरियाणा के अंदर 8 साल हो गए पुराने एम्स की घोषणा हुई, आज तक उसका शिलान्यास नहीं कर पाए। तो ये जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, जब चुनाव आते हैं ना तो इनकी झूठ बोलने में कोई मुकाबला नहीं कर पाता है। ये आप मान के चलिए, बिल्कुल 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 मानना चाहिए। लोगों को केवल इन्होंने लाइन में लगा दिया। जो 10 रुपए में राशन कार्ड बनता था, राशन कार्ड के जो अधिकारी थे खाद्य आपूर्ति, तो घर घर जाके लोगों को सुविधा देते थे, घर जाके राशन कार्ड बनाते थे। अब उसी राशन कार्ड को बनवाने के लिए लोगों को सीएचसी पे जाके 100-150 रुपए देने पड़ते हैं और उसमें कोई कमी रह गई उसको दुरुस्त कराने के लिए फिर 100 रुपए देने पड़ते हैं। पूरा दिन अपना काम धंधा छोड़ना पड़ता है, नहीं ये चक्कर काटने पड़ते हैं। इसकी जनता को अलझाए रखो किसी ना किसी तरीके से, ताकि वो सरकार की कमी पे निगाह ना रख। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को चुनाव का शोर रखो, आज इस राज्य में चुनाव है, आज फलाना चुनाव है, और ये सारा काम क्या लगता है बखूबी मेन स्ट्रीम मीडिया जनता को कागजों के अंदर उलझा दिया गया है। वो इन कागजों में उलझा कर रखा रहा है, इतना लंबा समय हो गया है, जनता को लाइन में लगा रखा है, कभी राशन कार्ड की लाइन में, कभी पेंशन की लाइन में, कभी प्रॉपर्टी आईडी की लाइन के अंदर चाहिए, चाहे आप किसान निधि की लाइन में लगाइए, कहीं लेबर की जो कॉपियां बनती है उनकी लाइन में। मगर जनता को ये खाली नहीं रहने देना चाहते। अगर ये खाली रहेंगे तो सोचेंगे सरकार से हिसाब मांगेंगे। तो ये इस तरह की जो है वो सरकार की तरफ से कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है। सवाल है, क्या लगता है सरकार बचाएगी या जांच कराएगी? मुझे हरियाणा को डूबते हुए बचाएगी? नहीं, सरकार ने तो अपना सीधा एक लाइन में पल्ला झाड़ लिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है।
एक छोटा सा बयान जारी कर दिया। अगर आप जांच कराइए ना इसकी, और कंपनियां जो हैं जिनको आप फायदा दे रहे हैं उनकी भी जांच कराइए। अगर अडानी व्यापारी नहीं था, सरकार इसका सहयोग नहीं कर रही थी, तो मुझे बताइए अन्य प्राइवेट बैंकों से उसको लोन क्यों नहीं मिला? केवल LIC का और स्टेट बैंक का ही निवेश क्यों कराया गया, जो दोनों सरकारी कंपनियां हैं? जबकि आज तक कभी नहीं हुआ, LIC को 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ। विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जो है जांच कराइए, क्यों नहीं करा रही सरकार? डर क्या लग रहा है? क्या इनके पोल पत्ती खुल जाएगी? बिल्कुल खुल जाएगी सर। जो भी हमारे यहाँ से देश से पलायन करके जो और उद्योगपति गए थे, आज तक उनको वापसी नहीं ला पाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी तरह से अडानी ग्रुप जो है वो भी सरकार का सहयोगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एक पे कार्रवाई करेंगे तो फिर अन्य विपक्षी दल है वो और जो 3-4 कंपनियां, उनकी भी जांच करानी पड़ेगी, उनको भी सरकार की निगरानी में लाना पड़ेगा। और आने वाले समय में ये मान के चलिए, तो अभी उजागर हो गया छोटे समय में, वो 3-4 और जो कंपनियां वो भी इस तरह का अगर धोखा देश के साथ कर देंगी तो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूब जाएगी। और जो पहले सरकार सत्ता में आने से पहले जो शोर मचाती थी ना, अगर रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो ये देश की सरकार की वजह से गिर रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं, अब किसकी सरकार है? अब रुपया पहले से ज्यादा कैसे गिर गया? देश पे जो कर्जा था वो कर्जा डबल कैसे हो गया? आज तक ये रिपोर्ट कभी सरकार ने जारी की है? वित्त मंत्रालय ने या इन्होंने जारी की है? नहीं की। अपनी कमियों को सरकार के प्रति जवाबदेही, जो सरकार है जनता के प्रति जवाबदेही अपनी नहीं निभा रही है। क्या लगता है जनता को ये बातें समझ में आएंगी? क्या बिल्कुल समझ में आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है जनता को। इसके बाद एक सबूफा छोड़ दिया जाता है, बड़ी बड़ी बातें और प्रवचन दिए जाते हैं, हर बात का अर्थ से अनर्थ करके बताया जाता है, विपक्ष को गाली बकी जाती है। तमाम ये चीजें हैं, क्या आम जनता को समझ में आएगी? उनको क्या मिला? मोहन जी, 5 किलो गेहूं मिला है तो 5 किलो गेहूं में गुजारा हो जाएगा? 5 किलो गेहूं कितने का हुआ? 200 रुपए का, 400 रुपए का। क्या एक आदमी 400 रुपए नहीं कमा सकता? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए लोगों को? मतलब क्या लोगों को समझ में आएगा कि आपके देश की महंगाई, अर्थव्यवस्था, जो सिलेंडर आपको 430 रुपए का मिलता था आज 1070 का मिल रहा है, या लोगों को मजे आ रहे हैं अभी? या लोग समझेंगे 2000? मोहन जी, आज के समय में सरकार कबूतर बनी हुई है और जनता बिल्ली है। कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली नहीं चली जाएगी, उसको सब समझ में आ रहा है। आने वाले समय के अंदर जनता इसका जवाब देगी। आप ये मान के चलिए, अभी सरकार से लोग डरे हुए हैं। अब ये पता नहीं कौन सी नई पॉलिसी लाके तुम्हारा और तेल निकाल दे, तुम्हें और गर्त के अंदर ना धकेल दे। इसलिए जब चुनाव आएगा ना, उस समय जनता चुनाव का केवल इंतजार कर रही है। और चुनाव आने के समय सरकार को समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी तानाशाही की है, कितनी बड़ी गलतियां की है। या फिर राज करने के लिए डर का सहारा लिया जा रहा है, लोगों को डरा दो, हिंदू। बिल्कुल डराया जा रहा है सर, डरा कर ही राज किया जा रहा है, वरना सत्ता में ये रह ही नहीं पाते। अगर ये अपनी सच्चाई को और अपने घोषणा पत्र के ऊपर अगर ये अमल करें, और उस घोषणा पत्र को अगर ये दोबारा वही पढ़ने में मान के चलता हूं, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो शर्म से डूब मरेंगे। अब उन्होंने जब वो सत्ता में आए थे, उन्होंने क्या घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें क्या अमल किया है? कांग्रेस के जो इतने लोग छोड़ के गए, क्या उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम पानी को पानी नहीं कह रहे, पानी को दूध समझ रहे हैं? या फिर मुझे ये लगता है ईवीएम का भी राज खुलेगा, कि जैसे अभी अडानी का राज खुला है, अडानी की जो जांच रिपोर्ट है, क्या ईवीएम की भी आ सकती है? बिल्कुल खुलेगा। नहीं दे रही है विपक्ष ने तो, क्योंकि जहां जहां आपका रुतबा होता है, या ईवीएम में भी कोई खेल खेला जाए? नहीं, विपक्ष ने जब चुनाव आयोग और कोर्ट में अपील दायर की है कि चुनाव जो है ईवीएम से ना कराकर मत पेटी से कराए जाए, तो सरकार क्यों नहीं विपक्ष की बात मान के लोगों उनका भ्रम दूर कर देती? हम आपको अपनी वो ईमानदारी दिखाते हैं। अगर विपक्ष चाह रहा है कि हम बैलेट से वोट कराएं, तो सरकार एक बार बैलेट से वोट करा दे। क्या दिक्कत है? उन्हें अपनी ईमानदारी सिद्ध करने में क्या दिक्कत है? जो इतनी बहुमत से जीत मिल रही है लगातार, ये वाकई में जनता वोट दे रही है, या उसमें भी कोई? मोहन जी, ये बड़े लेवल का खेल है। फिर कभी आप डिबेट में बैठेंगे, फिर आपको बताएंगे, इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। अंत में मेरा सवाल है, अडानी को लेकर आप बाजार में घूमते हैं दिन भर, वो किस तरह की चर्चा? लोगों, व्यापारियों में डर है, या जिन्होंने शेयर बाजार में अपने शेयर लगा रखे अडानी की कंपनियों? देखिए, शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगा रहे हैं, जो व्यापारी, वो पूरे डरे हुए हैं। और व्यापारी वो भी नहीं डरे हुए, भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी, जो नेता है, वो भी अंदर से बहुत भारी डरे हुए हैं। पर उनकी मजबूरी है कि वो सत्ता में रहते हैं, सरकार के खिलाफ ना जवाब मांग सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ विनय जी, जिनसे हमने बात की, और लगातार हम आपको इस तरह की चर्चा दिखाएंगे, क्योंकि आज हालात नाजुक है। जिस तरीके से अर्थ से फर्श पर अडानी आए हैं, जो नुकसान भारी हुआ है, शेयर बाजार जो गिरे उनकी कंपनियों के, तो जाहिर है उससे आम आदमी चिंतित है। और ऐसे में सवाल उठता है मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, कि आखिर कब वो सच्चाई दिखाएगा, लोगों में कब विश्वास जगाएगा। हालांकि हम कहें कि अब लोगों में विश्वास खत्म हो गया है मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के। यही वजह है, लोग अपने घरों से केबल के कनेक्शन भी कटवा रहे हैं और आज सोशल मीडिया पे यकीन करते हैं। लेकिन कई सारी चीजें हैं जो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल विनय जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। फिर किसी टॉपिक पे आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।